कैफ 8 था ना। लेक्चर नंबर क्या है? यही होना चाहिए। शुरू से लेकर अब तक हमने सिर्फ एक ही लेक्चर मिस किया ना, है ना। आज 29 बनता था, कल 30। हाँ ठीक हो गया। सो चैप्टर 3 हमने स्टार्ट किया हुआ था, ऐसी बात थी। नाम था ऑडिट प्लानिंग, कि हमें ऑडिट वर्क स्टार्ट करने से पहले ऑडिट की प्लानिंग करनी चाहिए। इन सिंपल वर्ड, रिस्की एरियाज हाईलाइट करके ऑडिट टीम का वर्क डायरेक्ट करना चाहिए। कैसे रिस्की एरियाज हमें हाईलाइट करने हैं? थ्रू अंडरस्टैंडिंग द एंटिटी एंड इट्स एनवायरनमेंट। व्हाट इज मीन बाय अंडरस्टैंडिंग द एंटिटी एंड इट्स एनवायरनमेंट? obtaining knowledge about nature of business, about internal control system, about applicable financial reporting framework, about man-made methods used to measure its performance। क्यों? हमें यहाँ से पता चल सकता है कि किन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स एरिया के अंदर मिस स्टेटमेंट का चांस हाई हो सकता है। मीन रिस्की एरियाज हाईलाइट करने में हेल्प मिलेगी इससे। रिस्की एरियाज हाईलाइट करने के लिए हमें परफॉर्म करने हैं एनालिटिकल प्रोसीजर। मीन कंपेयर करना है क्या? फाइनेंशियल डाटा विद फाइनेंशियल डाटा कंपैरिजन, फाइनेंशियल डाटा विद नॉन फाइनेंशियल और रेशियो एनालिसिस। क्यों? टू इन्वेस्टिगेट अनएक्सपेक्टेड फ्लक्चुएशंस विच कुड हैव रिजल्टेड फ्रॉम मिस स्टेटमेंट। और ये 2 एरिया हम कवर कर चुके हैं। एनालिटिकल प्रोसीजर के हम कोई अच्छे 4 क्वेश्चन पास पेपर के कवर कर चुके हैं। रिस्की एरियाज हाईलाइट करने के लिए हमें क्या करना है? प्लानिंग स्टेज पे रिस्क असेसमेंट करनी है। क्या करनी है? रिस्क असेसमेंट करनी है। मीन यहाँ पे हमारे पास एक स्टैंडर्ड है ISA 315, जिसका नाम है आइडेंटिफाइंग एंड असेसिंग द रिस्क ऑफ मटीरियल मिसस्टेटमेंट। आइडेंटिफाइंग and assessing the risk of material misstatement through understanding the entity and its environment. Through understanding the entity and its environment. मीन इससे छोटा नाम किसी स्टैंडर्ड का नहीं होगा। मीन ये सबसे बड़ा नाम है किसी स्टैंडर्ड का। क्या कहता है कि आपको प्लानिंग स्टेज पे आइडेंटिफाई करना है और असेस करना है क्या? रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट। रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट को ROMM भी मैं कह सकता हूँ। रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट कैसे? थ्रू अंडरस्टैंडिंग द एंटिटी एंड एनवायरनमेंट। मीन वो बिजनेस जिसका हम ऑडिट करने जा रहे हैं उसका और उसके एनवायरनमेंट का अंडरस्टैंडिंग में नॉलेज लेते हुए आपको क्या करना है? रिस्की एरियाज आइडेंटिफाई करने हैं, असेस करने हैं। मीन देखना है कि इनकी सिग्निफिकेंट हाई है या फिर सिग्निफिकेंट लो है। मीन चांस ऑफ मिस स्टेटमेंट आपको प्लानिंग स्टेज पे जो है वो आइडेंटिफाई करना है। कैसे? कंपनी का, उसके बिजनेस का, उसके एनवायरनमेंट का नॉलेज लेते हुए। इन सिंपल वर्ड ये क्या कहना चाह रहा है कि आपको प्लानिंग स्टेज पे क्या करना चाहिए? ऑडिट रिस्क जो है वो आइडेंटिफाई और असेस करना चाहिए। क्या आइडेंटिफाई असेस करना चाहिए? ऑडिट रिस्क। ऑडिट रिस्क क्या है? अ रिस्क ऑफ गिविंग inappropriate opinion, a risk of giving inappropriate opinion due to undetected misstatements. मीन हमें प्लानिंग स्टेज पे क्या करना है? ऑडिट रिस्क को असेस करना है कि आइदर ये हाई है या लो है। ऑडिट रिस्क है क्या? कि कहीं हमारी ओपिनियन रॉन्ग ना हो जाए। इनएप्रोप्रिएट मीन रॉन्ग ना हो जाए उन मिस स्टेटमेंट्स की वजह से जो हम डिटेक्ट नहीं कर पाए। कहीं हमारी ओपिनियन रॉन्ग ना हो जाए उन मिस स्टेटमेंट्स की वजह से जो हम डिटेक्ट नहीं कर पाए। मीन कहीं हमारी ओपिनियन के रॉन्ग होने का कोई चांस तो नहीं है इस क्लाइंट के ऑडिट पे। आइदर देखना है वो चांस हाई है, मीन ऑडिट रिस्क हाई है, या फिर चांस लो है, मीन ऑडिट रिस्क क्या है? लो है। हम एक कंपनी का ऑडिट करने जा रहे हैं जिसका नाम है पाकिस्तान रेलवे। कौन चला रहा है? शेख रशीद साहब या ख्वाजा साद रफीक साहब।
और ये कौन लोग हैं? बड़े ऑनेस्ट लोग हैं। फ्रॉड करेंगे तो इस तरह से करेंगे कि पकड़ा ना जाए। तो ड्यूरिंग ऑडिट अगर हमसे वो मिस स्टेटमेंट डिटेक्ट ना हुई तो हमारी ओपिनियन इन एप्रोप्रिएट मीन रॉन्ग हो सकती है। तो ऑडिट रिस्क पाकिस्तान रेलवे का ऑडिट करने में हाई है या फिर लो है? हाई। एक कंपनी आती है, इसका नाम है ICI, वो कहता है जी आप हमारा ऑडिट करें। अब ICI को देखें तो बड़ा अच्छा कंट्रोल सिस्टम, कभी फ्रॉड एंड एरर का, मिस स्टेटमेंट का वहाँ पे चांस सुना ही नहीं। मैनेजमेंट बड़ी अच्छी, क्वालिफाइड, इंटेग्रिटी उनकी हाई। तब ICI का ऑडिट करने में क्या हमारी ओपिनियन के रॉन्ग होने का चांस हाई है या लो है? लो है। मीन ऑडिट रिस्क क्या है? लो है। तो हमें प्लानिंग स्टेज पे क्या करना है? ऑडिट रिस्क को असेस करना है कि आइदर हाई है या फिर लो है। हाई है तो उसका मतलब ये नहीं कि ऑडिट करना ही नहीं, फिर भी होगा, लेकिन हमें क्या करना पड़ेगा? मोर एक्सपीरियंस स्टाफ असाइन करना पड़ेगा। हमारी ऑडिट अप्रोच सिस्टम बेस्ड होगी या फिर सब्सटेंटिव अप्रोच? सिस्टम बेस्ड या सब्सटेंटिव अप्रोच? ऑडिट रिस्क का हाई है। ऑडिट रिस्क का हाई है कब? जब कंट्रोल सिस्टम वीक होगा। सब्सटेंटिव अप्रोच पे हमें चलना पड़ेगा। ऑडिट पे हमें टाइम ज़्यादा लगेगा, हमें ज़्यादा चीज़ें वेरीफाई करना पड़ेंगी। सैंपल साइज हमें स्मॉल रखना पड़ेंगे, लार्ज रखना पड़ेंगे? लार्ज रखना पड़ेंगे। हाँ, ICI जहाँ पे ऑडिट रिस्क लो है वहाँ पे हम लेस एक्सपीरियंस स्टाफ के साथ भी चल सकते हैं। क्या कह रहा है? वहाँ पे हम सिस्टम बेस्ड अप्रोच पे चलेंगे क्योंकि कंट्रोल सिस्टम उनका बड़ा स्ट्रॉन्ग है। सब्सटेंटिव अप्रोच पे जाने की जरूरत नहीं है, ज़्यादा डिटेल वर्क हमें नहीं करना पड़ेगा। ऑडिट पे टाइम कॉस्ट हमारी क्या लगेगी? कम लगेगी। मीन हम कम रिसोर्सेज जो है वो डिप्लॉय कर सकते हैं। कहाँ पे? ICI पे। हाँ, जहाँ पे ऑडिट रिस्क हाई है वहाँ पे हमें क्या करना पड़ेगा? ज़्यादा रिसोर्सेज डिप्लॉय करना पड़ेगा। सो हमें प्लानिंग स्टेज पे क्या करना है? ऑडिट रिस्क, इनफैक्ट प्लानिंग स्टेज पे नहीं, ऑडिट एक्सेप्ट करने से पहले भी हमें ये देखना है कि आइदर इस क्लाइंट में ऑडिट रिस्क हाई है या फिर ऑडिट रिस्क लो है, ताकि उसके अकॉर्डिंग हम देख सकें कि हमें इंगेजमेंट एक्सेप्ट करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। लेकिन प्लानिंग स्टेज पे तो हमें करना ही करना है। और क्या करना है हमने? बेसिकली ऑडिट रिस्क नहीं, इसके 3 कंपोनेंट हैं जिनको हमने आइडेंटिफाई और असेस करना है। हाँ, वो 3 कंपोनेंट इसके क्या हैं? इनहेरेंट रिस्क, कंट्रोल रिस्क, एंड डिटेक्शन रिस्क। हाँ, वो मार्केट बेस्ड ओपिनियन पे भी जितना हमारे पास नॉलेज होगा, लेकिन ऑडिट एक्सेप्ट करने के बाद हम क्लाइंट के अंदर से और काफ़ी नॉलेज ले सकते हैं, कुछ रिकॉर्ड्स भी देख सकते हैं, तो वहाँ से हमें ज़्यादा पता चलेगा कि हाई है या फिर लो है। ठीक हो गया? सो बेसिकली करना है कि हमने ऑडिट रिस्क के ये 3 कंपोनेंट को आइडेंटिफाई और असेस करना है। और क्या कंपोनेंट्स हैं? इनहेरेंट रिस्क, कंट्रोल रिस्क एंड डिटेक्शन रिस्क। इनहेरेंट रिस्क क्या है? वो कहता है जी इनहेरेंट रिस्क है आ रिस्क ड्यू टू नेचर ऑफ कंपनी, कि हम जिस कंपनी का ऑडिट करने जा रहे हैं उसकी नेचर से हमें पता चलेगा कि आइदर यहाँ पे चांस ऑफ मिस स्टेटमेंट हाई है या लो है। हम ऑडिट करने जा रहे हैं एक टेक्नोलॉजिकल प्रोडक्ट्स कंपनी का, ऐसी कंपनी का जो टेक्नोलॉजिकल प्रोडक्ट्स में डील करती है। तो यहाँ पे इनहेरेंट का मतलब क्या हुआ? हाँ, विरासती। मीन इनहेरेंटली यहाँ पे चांस ये होगा कि इसकी इन्वेंट्री जो है वो क्या होगी? ओवरस्टेट या अंडरस्टेट? टेक्नोलॉजिकल प्रोडक्ट्स हैं, टेक्नोलॉजिकल प्रोडक्ट्स बहुत जल्दी ऑब्सोलीट हो जाती हैं। ऑब्सोलीट होने से उनकी मार्केट वैल्यू क्या हो जाती है? कम हो जाती है। तो चांसेस हो सकते हैं कि अगर कंपनी लोअर ऑफ कॉस्ट एंड NRV पे रिकॉर्ड नहीं कर रही, मीन कॉस्ट पे ही इन्वेंट्री लिखी हुई है, जबकि NRV क्या होगी? कम होगी, तो इन्वेंट्री कुड बी ओवरस्टेटेड। मीन चांस है कि इन्वेंट्री इसमें क्या हो सकती है? ओवरस्टेटेड हो सकती है। ये क्या है? इनहेरेंट रिस्क है ड्यू टू नेचर ऑफ द बिजनेस। क्या कह रहा है? हम एक कंपनी का ऑडिट करने जा रहे हैं जिसको अभी बने 1-2 साल हुए, मीन न्यूली फॉर्म्ड बिजनेस है। अब कंपनीज की हिस्ट्रीज उठा के देखें ना, तो ये कहती है कि मोर देन 70% कंपनी अपने पहले 2-3 सालों में कोलैप्स कर जाती हैं। बहुत कम कंपनीज हैं जो 2-3 साल बनने के बाद भी आगे कंटिन्यू रहती हैं। मोर देन 70% बिजनेस अपने पहले 2-3 सालों में कोलैप्स कर जाते हैं। क्यों? जब एक कंपनी बनती है, स्टार्ट में पैसा होता है, अगर उसकी प्रोडक्ट सर्विस सक्सेसफुल मार्केट में ना हो
तो 2-3 साल तो उस पैसे से वो गुजारा करते हैं, मीन हौसला इन्वेस्टर लेके चलते हैं, और उसके बाद कंपनी के अंदर अराइज हो जाते हैं सीरियस कैश फ्लो इश्यूज़। अब कैश फ्लो इश्यूज़ के बारे में IAS 1 कहता है कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के अंदर क्या होना चाहिए, डिस्क्लोज होना चाहिए। तो चांसेस क्या हैं कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स मिसस्टेटेड हो सकती हैं इफ़ कैश फ्लो इश्यूज नॉट प्रॉपर्ली डिस्क्लोज इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स फॉर IAS 1। मीन ये नॉन डिस्क्लोजर जो है ये क्या है, चांस ऑफ मिसस्टेटमेंट। मीन कंपनी की नेचर की वजह से हमें जो चांस ऑफ मिसस्टेटमेंट नजर आ रहा है फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के अंदर, उसे क्या नाम दिया जाएगा, इनहेरेंट रिस्क का। मीन कंपनी टेक्नोलॉजिकल प्रोडक्ट्स में डील कर रही है, कंपनी फैशनेबल प्रोडक्ट्स में डील कर रही है, तो फैशनेबल प्रोडक्ट्स भी आफ्टर सर्टन टाइम क्या हो जाती हैं, ऑब्सोलीट हो जाती हैं, आउट ऑफ फैशन हो जाती हैं। तो वहाँ पे भी चांसेस हो सकते हैं इन्वेंट्री कुड बी ओवरस्टेटेड इफ नॉट प्रॉपर्ली रिकॉर्डेड ऑन कॉस्ट एंड NRV, लोअर ऑफ कॉस्ट एंड NRV पर IAS 2 है ना इन्वेंट्री का, जो कहता है कि इन्वेंट्री शुड बी रिकॉर्डेड ऑन लोअर ऑफ कॉस्ट एंड NRV, मीन लोअर अमाउंट पे लिखना है। तो फैशनेबल प्रोडक्ट्स में डील कर रही है या टेक्नोलॉजिकल प्रोडक्ट्स में डील कर रही है, तो कंपनी की नेचर ये कह रही है कि यहाँ पे इन्वेंट्री क्या हो सकती है, ओवरस्टेटेड हो सकती है। कंपनी न्यूली फॉर्म्ड है, तो नेचर ये कह रही है कि इसके अंदर कैश फ्लो इश्यूज अराइज हो सकते हैं विच में नॉट बी डिस्क्लोज प्रॉपर्ली इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स फॉर IAS 1। तो ये क्या बन गया, चांस ऑफ मिसस्टेटमेंट। जब कहता है इनहेरेंट रिस्क क्या है, आ रिस्क दैट मिसस्टेटमेंट में अकर, मीन कंपनी जिसका हम ऑडिट करने जा रहे हैं उसकी इंफॉर्मेशन लेते हुए अगर हमें कोई भी चांस ऑफ मिस स्टेटमेंट नजर आता है, रिस्क दैट मिस स्टेटमेंट में अकर, मीन कोई भी चांस ऑफ मिस स्टेटमेंट नजर आता है, तो उसे हम कहां पे लिखेंगे, इनहेरेंट रिस्क में। पता चला जी कंपनी प्रॉपर्टी में डील करती है और प्रॉपर्टी में स्लम्प आ गया, क्या मिस स्टेटमेंट हो सकती है फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के अंदर इस सूरत में? प्रॉपर्टी में स्लम्प आ गया है तो एसेट्स की इम्पेयरमेंट रिक्वायर है पर IAS 36। कंपनी प्रॉपर्टी में डील करती है और प्रॉपर्टी में क्या आ गया है, स्लम्प आ गया है। तो प्रॉपर्टी में स्लम्प आने का मतलब क्या है कि मार्केट वैल्यू जो है एसेट की या रिकवरेबल वैल्यू जो है वो कैरिंग वैल्यू से क्या हो गई, लोअर हो गई, और लोअर होने की सूरत में पर IAS 36 क्या चाहिए होता है, इम्पेयरमेंट। क्या ख्याल है, तो अगर कंपनी इम्पेयरमेंट लॉस बुक नहीं करती तो चांसेस दैट एसेट प्रॉफिट कुड बी ओवरस्टेटेड, एक्सपेंसेस अंडरस्टेटेड। आर नहीं, हम क्या वर्ड यूज कर रहे हैं, कुड बी, क्यों, अभी प्लानिंग स्टेज में हैं, तो इसलिए हम ये नहीं कहेंगे कि आर मिसस्टेटेड। आर हम तब कहेंगे जब हमारे पास एविडेंस होंगे। एविडेंस कब होंगे, जब हम अभी रिस्की एरिया हाईलाइट करके इसके ऊपर प्रोसीजर परफॉर्म करके एविडेंस लेंगे। अभी हम क्या रिस्की एरियाज हाईलाइट कर रहे हैं, तो क्या देख रहे हैं, कुड बी ओवर अंडरस्टेटेड। क्या कह रहा है, हमने देखा कंपनी के डेटर्स एज कंपेयर टू प्रीवियस ईयर बहुत ज़्यादा इंक्रीज नज़र आ रहे हैं, तो चांसेस हो सकती हैं कि कंपनी स्ट्रगल कर रही है टू रिकवर फ्रॉम इट्स डेटर, अगर सेल में उतना इंक्रीज नहीं है तो। और अगर कंपनी स्ट्रगल कर रही है तो कंपनी को क्या करना चाहिए, बैड डेट्स प्रोविजन रिकॉग्नाइज करनी चाहिए। इफ़ बैड डेट्स प्रोविजन इज़ नॉट प्रॉपर्ली रिकॉग्नाइज्ड, चांसेस दैट एसेट प्रॉफिट कुड बी ओवरस्टेटेड एंड एक्सपेंसेस अंडरस्टेटेड। तो ये क्या लिखेंगे हम, इनहेरेंट रिस्क। मीन कंपनी की नेचर की वजह से कोई चांस ऑफ मिसस्टेटमेंट आपको नजर आ रहा है, या कंपनी की इंफॉर्मेशन लेते हुए कोई भी चांस ऑफ मिसस्टेटमेंट आपको नजर आ रहा है, तो उसे हम कहां पे लिखेंगे, इनहेरेंट रिस्क। पता चला कंपनी अपने कुछ एसेट जो है वो खुद से कंस्ट्रक्ट कर रही है, और कैसे कंस्ट्रक्ट कर रही है, बैंक से बोरिंग करके भी। यहां पे कोई चांस ऑफ मिसस्टेटमेंट हो सकता है कि अगर बोरिंग कॉस्ट एज पर IAS 23 क्या कहता है कि अप टू डेट ऑफ कंप्लीशन कॉस्ट शुड बी कैपिटलाइज, आफ्टर डेट ऑफ कंप्लीशन शुड बी एक्सपेंस आउट। और अगर आफ्टर डेट ऑफ कंप्लीशन भी कैपिटलाइज हो रही हैं तो चांसेस दैट एसेट प्रॉफिट कुड बी ओवरस्टेटेड एंड एक्सपेंसेस अंडरस्टेटेड। ये क्या बनेगा, इनहेरेंट रिस्क। इन कंपनी की इंफॉर्मेशन लेते हुए कोई भी चांस ऑफ मिसस्टेटमेंट हमें नजर आ रहा है तो उसे क्या नाम दीजिएगा, इनहेरेंट रिस्क। पता चला जी कंपनी जो है वो अपने डायरेक्टर को बोनस देती है, और बोनस देती है प्रॉफिटेबिलिटी की बेस पर, मीन जितना प्रॉफिट ज़्यादा होगा उतना बोनस ज़्यादा मिलेगा। यहाँ पे कोई चांस हमें स्टेटमेंट नजर आता है,
कि अगर टारगेट प्रॉफिट मीट नहीं होता तो बोनस लेने के चांसेस दैट इनकम कुड बी ओवरस्टेटेड एंड एक्सपेंसेस अंडरस्टेटेड, ये क्या है, इनहेरेंट रिस्क है। मीन कंपनी की नेचर की सूरत में कोई चांस ऑफ मिसस्टेटमेंट आपको नजर आ रहा है, या बिजनेस का इंफॉर्मेशन लेते हुए, अंडरस्टैंडिंग लेते हुए कोई भी चांस ऑफ मिसस्टेटमेंट हमें नजर आ रहा है, तो उसे हम क्या लिखेंगे, ये क्या है, इनहेरेंट रिस्क। अब कहते हैं जब भी इनहेरेंट रिस्क लिखना है तो आपने बताना है क्या मिस स्टेटमेंट का चांस आपको नजर आ रहा है। मिस स्टेटमेंट के अंदर क्या क्या चीजें आती हैं, कोई एरर का चांस नजर आ रहा है तो उसे भी मिस स्टेटमेंट बोला जाएगा। कोई फिगर की ओमिशन का चांस नजर आ रहा है तो वो भी मिस स्टेटमेंट के ज़िम्मे में आएगा। कोई मिस क्लासिफिकेशन का चांस नजर आ रहा है तो वो भी मिस स्टेटमेंट में ही आएगा। कोई नॉन डिस्क्लोजर की बात नज़र आ रही है जो कि कैश फ्लो इश्यूज पर IAS 1 डिस्क्लोज नहीं करेंगे तो चांस ऑफ मिस स्टेटमेंट है। कोई ओवर स्टेटमेंट या अंडर स्टेटमेंट या ओवर वैल्यूएशन, इन्वेंट्री कुड बी ओवर वैल्यूड, या अंडर वैल्यूएशन, तो इसको भी मिस स्टेटमेंट ही कंसीडर किया जाता है। या कहीं पे आपको नज़र आ रहा है काफ़ी सारी चीज़ें अंडर ओवर स्टेटमेंट हो सकती हैं, तो फिर आप वर्ड क्या यूज़ करोगे कि मैनिपुलेशन इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट का चांस हो सकता है। अब स्टूडेंट क्या करते हैं, इनहेरेंस लिखते वक्त ये बता देते हैं कि कंपनी टेक्नोलॉजिकल प्रोडक्ट्स में डील कर रही है तो ये क्या इनहेरेंट रिस्क है। कंपनी टेक्नोलॉजिकल प्रोडक्ट्स में डील कर रही है तो ड्यू टू ऑब्सोलीट इन्वेंट्री कंपनी को लॉसेस बेयर करना पड़ सकते हैं, ये इनहेरेंट रिस्क है। क्या इसमें आपने बताया स्टेटमेंट्स के अंदर क्या मिस स्टेटमेंट हो सकती है, तो ये क्या है, बिजनेस रिस्क है, इनहेरेंट रिस्क नहीं है। आपने क्या बताना है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के ऊपर इम्पैक्ट बताना है कि इसकी वजह से फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के ऊपर क्या मिस स्टेटमेंट होने का चांस है, वो बताओगे तो क्या बनेगा, इनहेरेंट रिस्क है कि कंपनी टेक्नोलॉजिकल प्रोडक्ट्स में डील कर रही है, कंपनी को ऑब्सोलीट इन्वेंट्री के लॉसेस बेयर करना पड़ सकते हैं, ड्यू टू विच इन्वेंट्री could be overstated if not recorded as per IAS 2 lower of cost and NRV। अब ये बनेगा क्या, इनहेरेंट रिस्क। क्या कह रहा है, कंपनी न्यूली फॉर्म्ड है तो कंपनी के अंदर कैश फ्लो गोइंग्स इश्यूज अराइज हो सकते हैं, क्या ये इनहेरेंट रिस्क है, ये है बिजनेस रिस्क, बिजनेस का मसला। अब इसकी वजह से चांस ऑफ मिसस्टेटमेंट क्या बनता है, कैश फ्लो गोइंग्स इश्यूज विच मे नॉट बी डिस्क्लोज्ड प्रॉपर्ली इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट, ये क्या बनेगा, इनहेरेंट रिस्क। कंपनी प्रॉपर्टी में डील कर रही है और प्रॉपर्टी में स्लम्प आ गया है और कंपनी को हैवी लॉसेस बेयर करना पड़ रहे हैं, ये बिजनेस रिस्क। तो पर IAS 36 अगर कंपनी अपनी प्रॉपर्टी को इंपेयर नहीं करेगी तो चांसेस दैट एसेट प्रॉफिट कुड बी ओवरस्टेटेड एंड एक्सपेंसेस अंडरस्टेटेड, ये क्या बनेगा, इनहेरेंट रिस्क। कंपनी के डेटर इंक्रीज शो कर रहे हैं कि कंपनी स्ट्रगल कर रही है टू रिकवर फ्रॉम डेटर्स, ठीक है, बिजनेस रिस्क। अब चांस ऑफ स्टेटमेंट क्या है, इफ कंपनी नॉट रिकॉर्ड प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स प्रॉपर्ली, चांसेस दैट एसेट प्रॉफिट कुड बी ओवरस्टेटेड एंड एक्सपेंसेस अंडरस्टेटेड, ये क्या बनेगा, इनहेरेंट रिस्क। कंपनी बैंक लोन लेने जा रही है, कंपनी बैंक लोन लेने जा रही है, मेन इन्फॉर्मेशन से पता चला कंपनी बैंक लोन लेने जा रही है, तो बैंक की कोई ना कोई कंडीशन होती है, क्या कहला है, इफ बैंक कंडीशंस आर नॉट मेट चांसेस ऑफ मैनिपुलेशन इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट, मीन कुछ फिगर अंडर ओवर स्टेट हो सकती हैं ताकि बैंक लोन लिया जा सके, उनकी मर्जी की जो भी कंडीशन होगी वो अगर मीट नहीं हो रही तो कंपनी क्या करेगी, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को मैनिपुलेट करके शो करेगी, चांसेस ऑफ मैनिपुलेशन इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट, ये क्या बनेगा, इनहेरेंट रिस्क। कंपनी स्टॉक एक्सचेंज लिस्टिंग करवाने जा रही है तो स्टॉक एक्सचेंज लिस्टिंग करवाने की भी कोई ना कोई रिक्वायरमेंट होगी, अगर वो मीट नहीं हो रही तो चांसेस ऑफ मैनिपुलेशन इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स क्या बनेगा, इनहेरेंट रिस्क। क्या ख्याल है, डायरेक्टर को बोनस जो है वो ऑफर किए गए हैं बेस्ड ऑन प्रॉफिटेबिलिटी, इफ टारगेट प्रॉफिट आर नॉट मेट चांसेस दैट इनकम कुड बी
overstated and expenses, understated inherent risk या chances of manipulation in financial results inherent risk. कंपनी का अकाउंटेंट अनक्वालिफाइड है, कंपनी का अकाउंटेंट अनक्वालिफाइड है, तो अगर उसे स्टैंडर्ड का नॉलेज नहीं है तो चांसेस ऑफ एरर्स इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट क्या बनेगा, इनहेरेंट रिस्क, मिस क्लासिफिकेशन भी किया जा सकता है। क्या कह रहा, यह कंपनी को कहा गया है कि आपके जो है एडमिन एक्सपेंसेस टू सर्टेन एक्सटेंट ही होने चाहिए, मीन 10% ऑफ सेल्स एक्सीड नहीं करने चाहिए। सो इफ एडमिन एक्सपेंसेस एक्सीड बाय 10 more than 10%, चांसेस ऑफ मिसक्लासिफिकेशन ऑफ एडमिन एक्सपेंस टू अदर एक्सपेंस हेड, ये क्या बन जाएगा, इनहेरेंट रिस्क। मीन जब भी इनहेरेंट रिस्क लिखना है तो आपने इनमें से कोई एक वर्ड यूज करना है कि ये मिसस्टेटमेंट होने का चांस है, ये वर्ड आपने यूज नहीं किया, सिर्फ मसला बता दिया, तो इनहेरेंट रिस्क नहीं है, वो क्या है, बिजनेस रिस्क है। और यही स्टूडेंट पेपर में मिस्टेक करते हैं, मसला बता देते हैं, इसका फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के ऊपर इंपैक्ट क्या है, मीन इसकी वजह से क्या मिस स्टेटमेंट होने का चांस है, आइदर ये क्या होने का चांस है, वो आप नहीं बताओगे तो इनहेरेंट रिस्क कंसीडर नहीं होगा। ये बात समझ आती है। सो इनहेरेंट रिस्क क्या है, आ रिस्क ड्यू टू नेचर ऑफ बिजनेस, टेक्नोलॉजिकल प्रोडक्ट्स, फैशनेबल प्रोडक्ट्स में डील करी तो इन्वेंट्री कुड बी ओवरस्टेटेड इफ नॉट रिकॉर्डेड ऑन लोअर ऑफ कॉस्ट NRV पर IAS 2। न्यूली फाउंड बिजनेस है तो कैश फ्लो इश्यूज विच में नॉट बी डिस्क्लोज्ड प्रॉपर्ली इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स पर IAS 1 इनहेरेंट रिस्क। ठीक हो गया। अब बात करते हैं कंट्रोल रिस्क क्या, आ रिस्क दैट कंट्रोल सिस्टम, किसका कंट्रोल सिस्टम, क्लाइंट कंपनी जिसका हम ऑडिट करने जा रहे हैं, मे नॉट प्रिवेंट, डिटेक्ट, करेक्ट मिसस्टेटमेंट्स। कि हम जिस कंपनी का ऑडिट करने जा रहे हैं उसका कंट्रोल सिस्टम वीक है, वीक है मीन मिस स्टेटमेंट्स को, मीन फ्रॉड एंड एरर्स को प्रिवेंट नहीं कर पा रहा, दूर नहीं कर पा रहा, डिटेक्ट नहीं कर पा रहा, या डिटेक्ट हो रही है उसके बाद करेक्ट नहीं कर पा रहा, तो इसे यहाँ पे हम लिंक करेंगे कंट्रोल रिस्क के साथ। कंपनी के पास इंटरनल ऑडिटर नहीं है, इंटरनल ऑडिटर का काम होता है कंपनी के इंटरनल कंट्रोल सिस्टम को रिव्यू करना, और उसके अंदर अगर कोई वीकनेसेस हैं तो उसके ऊपर मैनेजमेंट को एक रिपोर्ट देना विद रिकमेंडेशन रिपोर्ट देना। तो अगर इंटरनल ऑडिटर नहीं है तो ड्यू टू लैक ऑफ मॉनिटरिंग ऑफ इंटरनल कंट्रोल सिस्टम, मिस स्टेटमेंट्स में नॉट बी प्रिवेंटेड, डिटेक्टेड, करेक्टेड बाय द सिस्टम, ये क्या बन जाएगा, कंट्रोल रिस्क। क्या कहना, कंपनी है no internal audit department, so due to lack of monitoring of the control system, misstatements may not be prevented, detected, corrected by the system, ये क्या बन जाएगा, कंट्रोल रिस्क। कंपनी का सिस्टम जो है वो IT बेस्ड है और न्यूली इंस्टॉल्ड है, कंपनी ने क्या किया है, कोई नया IT सिस्टम इंस्टॉल किया। अभी ये IT सिस्टम जब भी नए नए इंस्टॉल होते हैं ना, तो स्टार्ट में इनके कंट्रोल्स ऑलवेज वीक होते हैं। क्यों, इनके अंदर कुछ बग्स, एरर्स होते हैं जो एक टाइम पीरियड लगने के बाद सामने आते हैं, करेक्ट होते हैं तो ठीक होता है सिस्टम, या स्टार्ट में स्टाफ इसको प्रॉपर्ली यूज़ नहीं कर रहा होता तो सूरत में भी क्या एरर्स के चांसेस हो रहे होते हैं। सो न्यूली IT सिस्टम है, सो ड्यू टू अर्ली स्टेज कंट्रोल वीकनेसेस, मीन स्टार्ट में क्या होते हैं, कंट्रोल वीक होते हैं, सो ड्यू टू अर्ली स्टेज कंट्रोल वीकनेसेस, मिस स्टेटमेंट्स में नॉट बी प्रिवेंटेड, डिटेक्टेड, करेक्टेड बाय द सिस्टम, ये क्या है, कंट्रोल रिस्क। हमने ड्यूरिंग ऑडिट मैनेजमेंट को कंट्रोल वीकनेसेस के ऊपर एक लेटर ऑफ वीकनेसेस हाईलाइट करके दिया, कंपनी की मैनेजमेंट ने उसके ऊपर कोई एक्शन नहीं लिया, मीन बॉदर नहीं किया, तो क्या मैनेजमेंट का एटीट्यूड रिगार्डिंग कंट्रोल पॉजिटिव है या नेगेटिव है, नेगेटिव है। सो ड्यू टू दिस नेगेटिव एटीट्यूड ऑफ मैनेजमेंट अगेंस्ट कंट्रोल, क्या शो कर रहा है, मिस स्टेटमेंट्स में नॉट बी प्रिवेंटेड, डिटेक्टेड, करेक्टेड बाय द सिस्टम, मीन ये तो अभी हमने कुछ हाईलाइट किए, इस तरह की और पता नहीं कितनी होंगी जो ना प्रिवेंट हो रही हैं, ना डिटेक्ट हो रही हैं, ना करेक्ट हो रही हैं। क्यों, हाईलाइट करने के बावजूद मैनेजमेंट ठीक नहीं कर रही,
दिस मीन ये तो कंट्रोल सिस्टम क्या है फिर यहाँ पे वीक है। मीन क्लाइंट के कंट्रोल वीकनेसेस जो भी हैं उसको हम लिंक करेंगे ड्यू टू दिस मिस स्टेटमेंट में नॉट बी प्रिवेंटेड डिटेक्टेड करेक्टेड बाय द सिस्टम, क्या बन जाएगा कंट्रोल रिस्क। इंटरनल ऑडिट डिपार्टमेंट नहीं है तो ड्यू टू लैक ऑफ मॉनिटरिंग ऑफ इंटरनल कंट्रोल मिस स्टेटमेंट्स में नॉट बी प्रिवेंटेड डिटेक्टेड करेक्टेड बाय द सिस्टम। सिस्टम न्यूली इंस्टॉल्ड है तो ड्यू टू अर्ली स्टेज कंट्रोल वीकनेसेस मिस स्टेटमेंट्स में नॉट बी प्रिवेंटेड डिटेक्टेड करेक्टेड बाय द सिस्टम। यह सिस्टम आईटी बेस्ड है और बहुत पुराना है तो पुराने की सूरत में भी कंट्रोल वीक होंगे। क्या ख्याल है? ऑब्सोलीट सिस्टम है तो सूरत में भी कंट्रोल्स क्या होंगे वीक होंगे। तो वीक कंट्रोल की सूरत में मिस स्टेटमेंट्स में नॉट बी प्रिवेंटेड डिटेक्टेड करेक्टेड बाय द सिस्टम क्या बन जाएगा कंट्रोल रिस्क। मैनेजमेंट का एटीट्यूड रिगार्डिंग कंट्रोल्स क्या है पुअर है तो ये पुअर एटीट्यूड क्या शो कर रहा है वीक कंट्रोल सिस्टम। सो ड्यू टू दिस मिस स्टेटमेंट में नॉट बी प्रिवेंटेड डिटेक्टेड करेक्टेड बाय द सिस्टम कंट्रोल रिस्क। अब बात आती है डिटेक्शन रिस्क की। ये क्या है? आ रिस्क दैट auditor may not detect misstatements. A risk that auditor may not detect misstatements. मीन ये दोनों रिस्क जो है ये हैं क्लाइंट कंपनी की वजह से, कंपनी की नेचर या उसकी इंफॉर्मेशन लेते हुए कोई भी चांस ऑफ मिसस्टेटमेंट, और ये क्या है कंट्रोल वीकनेसेस की बेस पर मिसस्टेटमेंट्स अगर प्रिवेंट डिटेक्ट करेक्ट नहीं होंगी तो ये है ऑडिटर की वजह से। ऑडिटर न्यू है, कंपनी का फर्स्ट टाइम ऑडिट करने जा रहा है तो ड्यू टू लैक ऑफ डिटेल नॉलेज अबाउट क्लाइंट विजिटर्स ही मे नॉट डिटेक्ट मिसस्टेटमेंट। ये क्या बन जाएगा डिटेक्शन रिस्क। मीन ऑडिटर की वजह से, ये ऑडिटर की वजह से नहीं है, ये क्लाइंट कंपनी की वजह से। ऑडिटर के ऊपर कोई टाइम लिमिटेशन इंपोज कर दी गई है कि तूने 1 मंथ के अंदर अंदर रिपोर्ट देनी है। सो ड्यू टू दैट टाइम लिमिटेशन इफ ही इज अनएबल टू परफॉर्म डिटेल प्रोसीजर ही मे नॉट डिटेक्ट मिसस्टेटमेंट। ये क्या बन जाएगा डिटेक्शन रिस्क। क्या कहना? ऑडिटर को मैनेजमेंट रिकॉर्ड तक एक्सेस नहीं दे रही, इंफॉर्मेशन रिलेटिंग टू ऑडिट किसी बंदों से चाहिए, बंदों से नहीं प्रोवाइड करवा रही। So due to that limitation, auditor may not detect misstatement। ये क्या बन जाएगा डिटेक्शन रिस्क। कंपनी की इन्वेंट्री को 50 डिफरेंट लोकेशन पे पड़ी है और हमने ईयर एंड डे पे जहाँ पे इन्वेंट्री पड़ी है वहाँ पे जाके चेक करना होता है वाकई इस डे पे इतनी इन्वेंट्री इस जगह पे पड़ी है। यूनिट काउंट करना होते हैं, उसके बाद उनकी वैल्यू हमने लगा के फिर देखना होता है फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के अंदर हाँ इतनी ही अमाउंट आ रही थी। तो अगर 50 डिफरेंट लोकेशन पे पड़ी है तो क्या हर जगह पे हम इन्वेंट्री को वेरीफाई कर पाएंगे? तो हम फिजिकल इन्वेंट्री वेरीफाई नहीं कर सकेंगे ड्यू टू स्टाफ लिमिटेशन। क्यों? 50 जगहों पे स्टाफ तो नहीं हम भेज सकते। क्या कहला है? तो ड्यू टू दिस लिमिटेशन ऑडिटर मे नॉट डिटेक्ट मिसस्टेटमेंट इन इन्वेंट्री। क्या बन जाएगा डिटेक्शन रिस्क। मीन ये दोनों क्लाइंट कंपनी की वजह से, लेकिन ये जो है ये किसकी वजह से है? ऑडिटर की वजह से है। ऑडिटर नया है तो ड्यू टू लैक ऑफ डिटेल नॉलेज अबाउट क्लाइंट बिजनेस ही मे नॉट डिटेक्ट मिसस्टेटमेंट। ऑडिटर के ऊपर कोई टाइम लिमिटेशन इंपोज कर दी गई है या कोई स्कोप लिमिटेशन इंपोज कर दी गई है, रिकॉर्ड तक एक्सेस नहीं दी जा रही, लोगों से इंफॉर्मेशन लेने के लिए अलाउ नहीं किया जा रहा, तो ड्यू टू दिस लिमिटेशन ऑडिटर में नॉट डिटेक्ट मिसस्टेटमेंट। इन्वेंट्री डिफरेंट लोकेशंस पे पड़ी हैं तो हर लोकेशन को अगर ऑडिटर इन्वेंट्री काउंट अटेंड नहीं करेगा या फिजिकली वेरीफाई नहीं करेगा तो ड्यू टू दिस ऑडिटर में नॉट डिटेक्ट मिसस्टेटमेंट। ये क्या बन जाएगा डिटेक्शन रिस्क। अब कहते हैं जो ऑडिट रिस्क है इसके 3 कंपोनेंट्स हैं। ऑडिट रिस्क AR इज इक्वल टू इनहेरेंट रिस्क इनटू कंट्रोल रिस्क इनटू डिटेक्शन रिस्क। इसको ऑडिट रिस्क मॉडल का नाम भी दिया जाता है कि ऑडिट रिस्क है कम्बिनेशन किस चीज़ का? इनहेरेंट रिस्क इनटू कंट्रोल रिस्क इनटू डिटेक्शन रिस्क। इनहेरेंट रिस्क है आ रिस्क ड्यू टू नेचर ऑफ द बिजनेस या आ रिस्क दैट मिस स्टेटमेंट में अकर मीन इन्फॉर्मेशन लेते हुए कोई भी चांस ऑफ मिस स्टेटमेंट हमें नजर आता है और जब भी लिखना है तो कोई मिस स्टेटमेंट वाला वर्ड हमने यूज़ करना है कि ये मिस स्टेटमेंट होने का चांस है। कंट्रोल रिस्क आ रिस्क दैट कंट्रोल सिस्टम क्लाइंट कंपनी जिसका हम ऑडिट करने जा रहे हैं मे नॉट प्रिवेंट डिटेक्ट करेक्ट मिस स्टेटमेंट। और डिटेक्शन रिस्क आ रिस्क दैट ऑडिटर मे नॉट डिटेक्ट मिस स्टेटमेंट।
सो ऑडिट रिस्क के 3 कंपोनेंट है, इनहेरेंट रिस्क, कंट्रोल रिस्क, डिटेक्शन रिस्क। कुछ बुक्स कहती हैं कि ऑडिट रिस्क के 2 कंपोनेंट है, एक को नाम दिया जाता है फाइनेंशियल स्टेटमेंट रिस्क और दूसरे को नाम दिया जाता है डिटेक्शन रिस्क। और जब वर्ड फाइनेंशियल स्टेटमेंट रिस्क आता है तो इसका मतलब क्या है, इनहेरेंट प्लस कंट्रोल। ये जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट रिस्क है इसको ही रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट भी बोला जाता है। फाइनेंशियल स्टेटमेंट रिस्क को रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट भी बोला जाता है और रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट का मतलब क्या है, इनहेरेंट प्लस कंट्रोल। अब अगर एग्जामिनर आपको क्वेश्चन दे दे कि आपने क्या करना है, आइडेंटिफाई असेस करने हैं ऑडिट रिस्क, तो फिर इनहेरेंट, कंट्रोल, डिटेक्शन तीनों आइडेंटिफाई करने हैं। नहीं, आपने आइडेंटिफाई करने हैं रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट, तो फिर डिटेक्शन रिस्क नहीं, सिर्फ और सिर्फ इनहेरेंट एंड कंट्रोल। ये बात समझ आती है। कंट्रोल रिस्क की हमने एग्जांपल देखी कि इंटरनल ऑडिटर नहीं है, तो ड्यू टू लैक ऑफ मॉनिटरिंग ऑफ इंटरनल कंट्रोल सिस्टम मिस स्टेटमेंट मे नॉट बी प्रिवेंटेड, डिटेक्टेड, करेक्टेड बाय द सिस्टम। कंट्रोल रिस्क है। कंपनी का सिस्टम IT बेस्ड और न्यूली इंस्टॉल्ड है, ड्यू टू अर्ली स्टेज कंट्रोल वीकनेसेस मिस स्टेटमेंट मे नॉट बी प्रिवेंटेड, डिटेक्टेड, करेक्टेड बाय द सिस्टम। क्या हो जाएगा, कंट्रोल रिस्क। क्या कह रहा है, कंपनी का अकाउंटेंट अनक्वालिफाइड है, तो ड्यू टू लैक ऑफ कॉम्पिटेंस मिस स्टेटमेंट्स में नॉट बी प्रिवेंटेड, डिटेक्टेड, करेक्टेड बाय द सिस्टम। क्या बन जाएगा, कंट्रोल रिस्क। मीन जब हमने कंट्रोल रिस्क लिखना है तो हर मसले को हम लिंक किस चीज के साथ कर रहे हैं, मिस स्टेटमेंट्स में नॉट बी प्रिवेंटेड, डिटेक्टेड, करेक्टेड बाय द सिस्टम। बात समझ आ रही है। अब वो कहता है कि अगर आप ऑडिट रिस्क नहीं, रिस्क ऑफ मटेरियल मिस स्टेटमेंट आइडेंटिफाई कर रहे हो, तो उसमें क्या लिखना है, सिर्फ इनहेरेंट और कंट्रोल। तो हर इनहेरेंट रिस्क को तो आपने मिस स्टेटमेंट के साथ लिंक करना है, अब कंट्रोल रिस्क को भी आपने मिस स्टेटमेंट के साथ लिंक करना है। इंटरनल ऑडिट डिपार्टमेंट नहीं है, तो ड्यू टू लैक ऑफ मॉनिटरिंग ऑफ इंटरनल कंट्रोल सिस्टम चांसेस ऑफ एरर्स इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट। क्यों, अब हम रिस्क और मटेरियल मिसस्टेटमेंट आइडेंटिफाई कर रहे हैं, जिसके अंदर इनहेरेंट कंट्रोल दोनों आते हैं। तो कंट्रोल को अब इस लाइन के साथ हम नहीं मैच करेंगे, किसके साथ मैच करेंगे, मिसस्टेटमेंट के साथ। न्यूली इंस्टॉल्ड IT सिस्टम है, तो ड्यू टू अर्ली स्टेज कंट्रोल वीकनेसेस चांसेस ऑफ एरर्स इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट। अकाउंटेंट अनक्वालिफाइड है, तो ड्यू टू इनकम्पिटेंस चांसेस ऑफ एरर्स इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट। नहीं, रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट नहीं, हम ऑडिट रिस्क आइडेंटिफाई कर रहे हैं और उसके अंदर कंट्रोल रिस्क आइडेंटिफाई करने हैं। तो अकाउंटेंट अनक्वालिफाइड है, तो ड्यू टू इनकम्पिटेंस मिस स्टेटमेंट्स मे नॉट बी प्रिवेंटेड, डिटेक्टेड, करेक्टेड बाय द सिस्टम। मीन कंट्रोल रिस्क को अगर कंट्रोल रिस्क के हेड में आइडेंटिफाई कर रहे हैं तो फिर आपने इस लाइन के साथ अटैच करना है। लेकिन अगर कंट्रोल रिस्क को एज ए रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट आप लिख रहे हो तो उसको फिर मिस स्टेटमेंट के साथ लिंक करना है। मीन इसकी वजह से क्या चांस ऑफ मिस स्टेटमेंट हो सकती है। ये बात समझ आती है, क्या ख्याल है? थोड़ा और आगे चलें। डिटेक्शन रिस्क हमने देखा जी क्या है, आ रिस्क दैट ऑडिटर में नॉट डिटेक्ट मिस स्टेटमेंट। इसको थोड़ा और एक्सटेंड करें, ड्यू टू सैंपलिंग रिस्क and non-sampling risk, due to sampling risk and non-sampling risk। एक ऑडिटर क्या करता है, जो भी काम करता है सैंपल बेस्ड प्रोसीजर परफॉर्म करता है, 100% टेस्टिंग नहीं करता। सैंपल हमने क्या करना होता है, पॉपुलेशन मीन जो सारे यूनिट हैं उसके अंदर से चूज। पॉपुलेशन है 1000 की, तो सैंपल हम चूज़ करेंगे सपोज 50 का। एक दूसरा ऑडिटर हो सकता है 30 का सैंपल चूज़ करे, एक तीसरा ऑडिटर हो सकता है 100 का सैंपल चूज़ करे। ये ऑडिटर की जजमेंट पे अब बेस करता है कि आपने सैंपल कितना लेना है। अब अगर तो आप 100 यूनिट चूज़ करोगे तो उसके अंदर पॉपुलेशन की ज़्यादा करैक्टरिस्टिक्स आएंगी, रिजल्ट ज़्यादा अच्छे ऑब्टेन होंगे। 25 यूनिट ले रहे हो
तो हो सकता है पॉपुलेशन की सारी कैरेक्टरिस्टिक सैंपल के अंदर नहीं आए, तो उसकी बेस पर रिजल्ट्स अच्छे ऑब्टेन नहीं होंगे। क्या ख्याल है? तो यही जो अगर आपने सैंपल साइज़ प्रॉपरली एप्रोप्रिएट चूज़ नहीं किया और उस वजह से अगर आप मिस स्टेटमेंट्स को आइडेंटिफाई नहीं कर पाए, तो ये क्या है? डिटेक्शन रिस्क ड्यू टू सैम्पलिंग रिस्क। जिसकी एक एग्जांपल मैं देता हूँ कि सपोज इस क्लास में 100 स्टूडेंट है, मैंने अगर वेरीफाई करना है कि कितने स्टूडेंट्स का ब्लड ग्रुप से बी नेगेटिव है, तो क्या करूँ? मैं 100 के 100 स्टूडेंट्स का ब्लड ग्रुप चेक करूँ और उसके बाद देखूँ कितने, सपोज 5 का बी नेगेटिव निकला, तो मैं क्या कहूँगा? 5% का ब्लड ग्रुप बी नेगेटिव है। ये एक दूसरा मेथड क्या है कि मैं कुछ स्टूडेंट्स का ब्लड ग्रुप चेक करूँ, मीन सैंपल लूँ स्टूडेंट्स का और उनके ब्लड ग्रुप वेरीफाई करके देखूं कि उनमें से कितने % का बी नेगेटिव निकला, तो पूरी पॉपुलेशन पे अप्लाई कर दूं। क्विक वे क्या है? सैंपल बेस पर चलना। मैंने क्या किया? क्लास के अंदर से 10 स्टूडेंट्स को चूज़ किया, उनके ब्लड ग्रुप टेस्ट किए, उनमें से 2 स्टूडेंट ऐसे निकले जिनका ब्लड ग्रुप निकला बी नेगेटिव। 10 में से कितने? 2। कितना? 20%। मैंने कहा जी पूरी क्लास में 20% स्टूडेंट ऐसे हैं जिनका ब्लड ग्रुप बी नेगेटिव है। ये सैंपल के बेस पर मैंने रिजल्ट निकाल लिया। बाद में मैंने क्या किया? मुझे शक सा पड़ा शायद ये ठीक नहीं है रिजल्ट। मैंने एक 20 स्टूडेंट का सैंपल लिया, उनके ब्लड ग्रुप टेस्ट किए, तो उनमें से 5 ऐसे निकले जिनका ब्लड ग्रुप बी नेगेटिव है। अब कितना बनेगा? 25%। 10 स्टूडेंट का सैंपल लिया तो रिजल्ट 20% था, 20 स्टूडेंट का सैंपल लिया तो रिजल्ट 25% आ गया। मैंने कहा ये क्या? मैंने 100 के 100 स्टूडेंट को पकड़ के ब्लड ग्रुप टेस्ट कर दिए और उसमें से भी 25 ऐसे निकले जिनका ब्लड ग्रुप बी नेगेटिव था। दिस मीन 25%। अब वो 10 स्टूडेंट का जब सैंपल लिया था रिजल्ट 20% निकला था, 20 स्टूडेंट का सैंपल लिया तो रिजल्ट एक्यूरेट निकला था 25%। दिस मीन वो 10 स्टूडेंट वाला सैंपल छोटा था, उसके अंदर पॉपुलेशन की सारी कैरेक्टरिस्टिक्स नहीं आई थी, तो इसलिए रिजल्ट ठीक ऑब्टेन नहीं हुए थे। 20 स्टूडेंट वाला सैंपल एक एप्रोप्रिएट सैंपल था जिसके अंदर पॉपुलेशन की सारी कैरेक्टरिस्टिक्स आ गई, इसलिए रिजल्ट क्या निकला? एक्यूरेट निकला। तो ये जो सैंपल साइज ठीक ना की वजह से अगर आपने रिजल्ट ठीक ऑब्टेन नहीं किए, तो इसे क्या नाम दिया जाएगा? सैम्पलिंग रिस्क। जिसे रिड्यूस किया जा सकता है कैसे? सैंपल साइज इंक्रीज करने से, कि अगर सैंपल साइज अच्छा होगा, बड़ा होगा, तो सैम्पलिंग रिस्क का राइज नहीं होगा। ये क्या है? डिटेक्शन रिस्क ड्यू टू सैम्पलिंग रिस्क। मीन आपने जो सैंपल चूज किया दैट वाज नॉट प्रॉपर रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द पॉपुलेशन, और उस वजह से अगर रिजल्ट्स मिस स्टेटमेंट्स डिटेक्ट नहीं कर पाया ऑडिटर, तो इसे क्या नाम दिया जाएगा? सैम्पलिंग रिस्क। कैसे रिड्यूस किया जाएगा इसे? सैंपल साइज इंक्रीज करने से। नॉन सैम्पलिंग रिस्क है कि ऑडिटर ने सैंपल तो ठीक चूज किया, रिजल्ट्स ठीक निकले, लेकिन ऑडिटर को प्रोसीजर जो है वो अप्लाई करना नहीं आते। मीन ऑडिटर रॉन्ग प्रोसीजर अप्लाई कर रहा है। जो रिजल्ट्स ठीक निकले उनके ऊपर कंक्लूजन जो हैं वो ऑडिटर ठीक नहीं ले पा रहा। मीन मटीरियलिटी और प्रॉफिट शायद 5% पे चेक करनी थी, ऑडिटर 10% पे चेक कर रहा है। रेवेन्यू का 1% पे मटीरियलिटी चेक करनी थी, ये 5% पे चेक कर रहा है। तो ये सैम्पलिंग की वजह से नहीं, ऑडिटर की इनकम्पिटेंस की वजह से, ऑडिटर के पास प्रॉपर नॉलेज ना होने की वजह से। तो इस सूरत में अगर वो मिस स्टेटमेंट को डिटेक्ट नहीं कर पाएगा, तो ये क्या है? डिटेक्शन इज ड्यू टू नॉन सैम्पलिंग रिस्क। मीन ऑडिटर प्रोसीजर गलत अप्लाई कर रहा है, प्रोसीजर अप्लाई करना नहीं आते, या प्रोसीजर ठीक अप्लाई कर रहा है लेकिन रिजल्ट्स को रॉन्गली कंक्लूड कर रहा है। तो उस वजह से अगर मिस स्टेटमेंट्स को डिटेक्ट नहीं कर पाया, तो ये क्या है? डिटेक्शन इज ड्यू टू नॉन सैम्पलिंग रिस्क। इसे कैसे रिड्यूस किया जा सकता है? नॉन सैम्पलिंग रिस्क को कैसे रिड्यूस किया जा सकता है? ऑडिटर की ट्रेनिंग करने से। ऑडिटर की ट्रेनिंग करने से, इसको बताने से भाई कैसे प्रोसीजर परफॉर्म करने हैं, कैसे रिजल्ट्स को आपने कंक्लूड करना है। या स्किल ऑडिटर रिक्रूट करके फिर ऑडिट परफॉर्म करने से। क्या कह रहा है कि अगर स्किल नहीं है तो फिर स्टेटमेंट प्रॉपर्ली डिटेक्ट नहीं कर पाएगा, किस वजह से? इनकम्पिटेंस की वजह से। तो उसे क्या नाम दिया जाएगा? डिटेक्शन इज ड्यू टू नॉन सैम्पलिंग। डिटेक्शन रिस्क है, ऑडिटर may not detect misstatements due to
सैम्पलिंग रिस्क मीन अगर सैम्पल प्रॉपर रिप्रेजेंटेटिव चूज नहीं किया तो मिसस्टेटमेंट्स को आइडेंटिफाई कर पाएगा, तो ये सैम्पलिंग रिस्क वैसे डिटेक्शन रिस्क है। ड्यू टू नॉन सैम्पलिंग रिस्क, नॉन सैम्पलिंग रिस्क क्या है? एप्लीकेशन ऑफ रॉन्ग प्रोसीजर्स, क्या कहला है? रॉन्ग एप्लीकेशन ऑफ प्रोसीजर, मीन प्रोसीजर रॉन्ग अप्लाई किया या प्रोसीजर ठीक था लेकिन अप्लाई करना नहीं उसे आया, मीन प्रोसीजर करनी इंक्वायरी थी ये कन्फर्मेशन कर रहा था, क्या कहला है? करनी इंक्वायरी थी ये कन्फर्मेशन कर रहा था, या इंक्वायरी इसको करना ही नहीं आती, मीन एप्लीकेशन ऑफ रॉन्ग प्रोसीजर, क्या कहला है? या रॉन्ग रिजल्ट्स एनालिसिस, रॉन्ग रिजल्ट्स एनालिसिस मीन रिजल्ट्स को रॉन्गली एनालाइज कर रहा है, मीन मटीरियलिटी 5% पे चेक करनी थी ये 10% पे चेक कर रहा है, तो इसे रिड्यूस किया जा सकता है कैसे? ऑडिटर की ट्रेनिंग करने से या ऑडिटर की स्किल असेस करके रिक्रूट करके फिर ऑडिट वर्क परफॉर्म करने से। तो हमें क्या करना है प्लानिंग स्टेज पे? ऑडिट रिस्क आइडेंटिफाई करना है, असेस करना है। ऑडिट रिस्क क्या है? आ रिस्क ऑफ गिविंग इनएप्रोप्रिएट ओपिनियन ड्यू टू अनडिटेक्टेड मिसस्टेटमेंट्स। ऑडिट रिस्क के 3 कंपोनेंट है, इनहेरेंट रिस्क, कंट्रोल रिस्क एंड डिटेक्शन रिस्क। या हम कह सकते हैं ऑडिट रिस्क के 2 कंपोनेंट है, वो क्या है? रिस्क ऑफ मटीरियल मिसस्टेटमेंट एंड डिटेक्शन रिस्क। हाँ, रिस्क ऑफ मटीरियल मिसस्टेटमेंट को फाइनेंशियल स्टेटमेंट रिस्क भी बोलते हैं, लेकिन ये पुरानी टर्म है। अब इसकी जो नई टर्म है वो क्या है? रिस्क ऑफ मटीरियल मिसस्टेटमेंट। इनहेरेंट रिस्क क्या है? आ रिस्क ड्यू टू नेचर ऑफ बिग कंपनी, कंपनी टेक्नोलॉजिकल प्रोडक्ट्स में डील कर रही है तो इन्वेंट्री ऑब्सोलीट होने की वजह से चांसेस दैट इन्वेंट्री कुड बी ओवरस्टेटेड, एक्सपेंसेस अंडरस्टेटेड, प्रॉफिट ओवरस्टेटेड, क्या कहना? कंपनी न्यूली फॉर्म्ड है तो अर्ली स्टेज कैश फ्लो इश्यूज अराइज हो सकते हैं विच में नॉट बी डिस्क्लोज प्रॉपर्ली इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स पर IAS 1। ये कंपनी की इन्फॉर्मेशन लेते हैं, कोई भी चांस ऑफ स्टेटमेंट, प्रॉपर्टी में स्लम्प आ गया, अगर कैरिंग वैल्यू हायर है देन रिकवरेबल अमाउंट और इम्पेयरमेंट लॉस बुक नहीं किया जा रहा तो चांसेस दैट एसेट प्रॉफिट कुड बी एक्सपेंसेस अंडरस्टेटेड। कंपनी ने अपने कस्टमर को वारंटी दी है, क्या दी है? वारंटी दी है। दिस मीन फ्यूचर में कोई वारंटी क्लेम आ सकते हैं, खर्चा, प्रूडेंस, तो क्या करना है आपको? प्रोविजन रिकॉग्नाइज करनी है पर IAS 37 जो हम R2 में पढ़ेंगे। तो अगर कंपनी वारंटी प्रोविजन रिकॉग्नाइज नहीं करती तो सूरत में चांसेस दैट प्रोविजन की एंट्री क्या होती है? एक्सपेंस डेबिट टू प्रोविजन मीन लाइबिलिटी क्रेडिट। तो अगर कंपनी ने ये एंट्री नहीं की तो चांसेस दैट एक्सपेंसेस लाइबिलिटीज कुड बी अंडरस्टेटेड, और एक्सपेंस अंडरस्टेट किया है तो प्रॉफिट ओवरस्टेटेड। क्या कहला है? कंपनी अपने कस्टमर को वारंटी दे रही है तो ये हो सकता है, क्या कहला है? कोई भी चांस ऑफ स्टेटमेंट बिजनेस का इंफॉर्मेशन लेते हुए। कंट्रोल रिस्क, कंपनी की कंट्रोल वीकनेसेस जो नज़र आती है, मैनेजमेंट का एटीट्यूड पुअर है, सिस्टम न्यूली इंस्टॉल्ड है, इंटरनल ऑडिट डिपार्टमेंट नहीं है, अकाउंटेंट अनक्वालिफाइड है, तो मिस स्टेटमेंट्स में नॉट बी प्रिवेंटेड डिटेक्टेड करेक्टेड बाय द सिस्टम, क्या बनेगा? कंट्रोल रिस्क। डिटेक्शन रिस्क, ऑडिटर नया है तो ड्यू टू लैक ऑफ डिटेल नॉलेज ऑडिटर के ऊपर लिमिटेशन इम्पोज कर दी गई है, या नज़र आ रहा है कि ऑडिटर शायद ये चीज़ वेरीफाई कर ही नहीं पाएगा, क्यों? 50 डिफरेंट लोकेशन पे इन्वेंट्री काउंट को चेक नहीं कर पाएगा, तो ड्यू टू दिस ऑडिटर में नॉट डिटेक्ट मिस स्टेटमेंट, ये क्या बनेगा? डिटेक्शन रिस्क। क्या कह रहा? सो कुछ एग्जाम्पल अभी हमने कवर किए हर रिस्क के साथ। होपफुली नेक्स्ट लेक्चर में हम क्या करेंगे, इनके ऊपर एक अच्छी कंप्रीहेंसिव एग्जाम्पल्स की लिस्ट बना के वो एग्जाम्पल्स कवर करेंगे, और उसके बाद हम एग्जाम्पल कवर करने के बाद क्वेश्चंस पे मूव हो जाएंगे तो क्वेश्चन ऑटोमेटिकली टैकल होना शुरू हो जाएंगे। सो नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे, इसी नॉलेज को आगे कंटिन्यू करेंगे, मीन इसकी एग्जाम्पल डिस्कस करेंगे और हम पास पेपर क्वेश्चन पे मूव हो जाएंगे। सबसे जो टेक्निकल टॉपिक है आपके सिलेबस में वो ये टॉपिक है, सबसे टेक्निकल टॉपिक। जो स्टूडेंट मिस्टेक करते हैं वो क्या मिस्टेक करते हैं कि ये लिखते वक्त ये वर्ड्स यूज़ नहीं करते, मीन क्या चांस और मिसस्टेटमेंट है, मसला बता देते हैं, उसका इम्पैक्ट ऑन फाइनेंशियल स्टेटमेंट नहीं बताते। वो जो मसला है कंपनी का वो क्या है? बिजनेस रिस्क, मीन उससे कंपनी का प्रॉफिट अफेक्ट होगा, कंपनी की पोजीशन अफेक्ट होगी। हाँ, उसकी वजह से जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट के ऊपर इम्पैक्ट है, मीन क्या मिस स्टेटमेंट, क्या अंडर स्टेटमेंट, ओवर स्टेटमेंट या नॉन डिस्क्लोजर हो सकता है, वो क्या बनेगा? इनहेरेंट रिस्क। ठीक हो गया। रिस्क ऑफ मटेरियल स्टेटमेंट में कंट्रोल रिस्क लिखने हैं तो आपने फिर इसके साथ नहीं, फिर इनको भी मिस स्टेटमेंट के साथ लिंक करना है।
अगर ऑलरेडी रिस्क आप आइडेंटिफाई कर रहे हो, रिस्क को मटीरियल स्टेटमेंट नहीं ऑलरेडी रिस्क, तो फिर आप कंट्रोल रिस्क को मिस स्टेटमेंट्स में नॉट बी प्रिवेंटेड डिटेक्टेड करेक्टेड बाय द सिस्टम के साथ लिंक करोगे। सो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में आगे फर्दर इसी नॉलेज के साथ।